हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से लर्न केमिस्ट्री में। और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। प्रीवियस वीडियो में अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए थे तो आपको पता है हमने ग्लूकोज पढ़ा था। बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया और कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड, जिसमें कि पहला एग्जाम्पल हमारा ग्लूकोज था। ग्लूकोज के बारे में हमने उसकी स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन कर लिया था, हमने उसके स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर को देख लिया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी वहाँ करी थी। साथ में उसकी हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे फ्रक्टोज की। ये भी एक मोनोसेकेराइड है फ्रक्टोज, इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेकेराइड माने सेक्रम, और सेक्रम का मतलब होता है शुगर। जो मोनोसेकेराइड्स होती है ना, वो सारी की सारी कैसी होती हैं बेटा? स्वीट होती हैं टेस्ट में, तो उनको हम शुगर भी बोलते हैं। तो फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर बोलते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है जैसे कि ग्लूकोज का होता है, C6H12O6। ठीक है, यही इसका जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। और स्ट्रक्चर में भी क्या डिफरेंट होता है? दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। और स्ट्रक्चरल में भी कौन से? फंक्शनल ग्रुप वाले फंक्शनल आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, एल्डिहाइड जो आपका ग्लूकोज है उसमें आपने पढ़ा दैट इज एल्डोज, एल्डोहेक्सोज होती है, वो 6 कार्बन की शुगर है और उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। जबकि जो हमारा फ्रक्टोज है इट इज कीटोहेक्सोज। फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर? फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कीटोन है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। बाकी 6 कार्बन की ही चेन होती है ना। फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर? कीटोन होता है। चलिए इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। क्योंकि जो एल्डिहाइड होता है वो टर्मिनल ग्रुप होता है, तो वो तो किनारे पर आ जाता है, लेकिन जो कीटोन होता है वो कभी भी किनारे पे नहीं होता, टर्मिनल नहीं होता, वो चेन के बीच में होता है। तो सेकेंड कार्बन हमारा जो है वो कीटोन का ग्रुप है, देन फिर कार्बन, नेक्स्ट कार्बन एंड नेक्स्ट कार्बन एंड लास्ट में फिर से CH2OH प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, 1 नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि कीटोन इधर से पास पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन होती है, जो स्ट्रेट चेन है इसकी, जो बैकबोन है वो 6 कार्बन की बनी हुई होती है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, सेकंड कार्बन पर होता है। अगर मैं यहाँ पर स्टीरियो सेंटर की बात करूं या कायरल सेंटर की बात करूं तो कितने हैं देखते हैं। यहाँ ये कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ये कायरल सेंटर नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस पर आएंगे बिल्कुल डिफरेंट, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ये और ये पूरा डिफरेंट। ये इस पर मैं स्टार लगा देती हूँ, इस पर भी स्टार लग जाएगा और इस पर भी स्टार लग जाएगा। तो स्टीरियो सेंटर यहाँ पर कितने होते हैं? स्टीरियो सेंटर होते हैं बेटे 3। और अगर स्टीरियो आइसोमर निकालना है तो क्या करेंगे? 2 की पावर 3, 8 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। राइट, समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? आपको देखने से क्या समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 5 सेम 5 यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप है और एक यहाँ पर कीटोन का ग्रुप है। अब IUPAC नाम लिखना है इसका, क्या नेम होगा इसका? IUPAC 1 पहले पर OH है ना, 1 3 4 5 6 पेंटा, पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनॉन, हेक्सेनॉन 2 भी लिख सकते हैं, हेक्सेन 2 ऑन। ठीक है, हेक्सेन 2 ऑन ये नाम हो जाएगा इसका। 2 ऑन कर देती हूँ यहाँ पर मैं, हेक्सेन 2 ऑन। दिस इज द IUPAC नेम। कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम क्या है इसका? फ्रक्टोज होता है। तो यहाँ पर हमने बात करी कि ये कैसी शुगर होती है? कीटोहेक्सोज शुगर होती है। जब हमने ग्लूकोज पढ़ा तो हमने कहा था वो डेक्सट्रोज होती है। बेटा ये जनरली क्या होती है? लीवोरेटेटरी होती है।
ये जो फ्रक्टोज है वो कैसी होती है, लीवोरोटेटरी होती है। तो यहां लिख देती हूं मैं लीवोरोटेटरी शुगर। वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है, ये जनरली लीवोरोटेटरी शुगर होती है। OH बेटा यहां भी राइट साइड पर है, राइट साइड पर है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई वो मैंने बनाई किसकी, डी फ्रक्टोज की। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन जब हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं तो जो फारदेस्ट स्टीरियो सेंटर है उस पर OH की पोजीशन को चेक करेंगे। OH अगर राइट साइड पर है तो उसको D लगाएंगे, कैपिटल D, और अगर लेफ्ट साइड पर है तो कैपिटल L लिखेंगे। बहुत डिटेल में आपको समझाया था, एग्जाम्पल के साथ समझाया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पर कैपिटल D और कैपिटल L नाम क्यों रखा। तो डी फ्रक्टोज, और जो डी होता है, डी फ्रक्टोज है ये, और साथ में माइनस है क्योंकि ये लीवोरोटेटरी शुगर है। कैसी होती है, लीवोरोटेटरी। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी तो हम एल फ्रक्टोज बना सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं बेटा, एल फ्रक्टोज बना सकते हैं। तो डी फ्रक्टोज एंड एल फ्रक्टोज आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इट मींस दीज आर एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। याद रखेंगे, glucose and fructose are structural isomers of each other, right? D glucose और L glucose या फिर D fructose और L fructose, ये क्या है आपस में बेटा, एनेंशियोमर्स होते हैं। जो पेयर है वो क्या है, एनेंशियोमेरिक पेयर बनाते हैं। ठीक है, आपने कार्बोनाइल ग्रुप की बात कर ली, मैंने आपको स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर भी यहाँ पर समझा दी। तो जैसे आपका ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और ओपन चेन फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, ऐसे ही जो फ्रक्टोज है ये भी ओपन चेन तो मैंने बता दी, साथ ही साइक्लिक फॉर्म भी होती है। वही दो साइक्लिक फॉर्म होती है, एक अल्फा और एक बीटा। देखते हैं वो कैसे बनती है। साइक्लिक फॉर्म को समझने के लिए आपको हेमी एसिटल स्ट्रक्चर समझनी होगी। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, मैं भी आपको यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग बनाकर नहीं समझेंगे, 1 2 3 4 5 यार, जब तक आप बनाकर नहीं समझेंगे, जब तक आप इसकी हेमी एसिटल स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, तब तक आप इसकी स्ट्रक्चर जो ग्लूकोपैरेनोज स्ट्रक्चर है या जो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है साइक्लिक, वो आप नहीं बना पाएंगे। आप सिर्फ रट लेंगे उसको, लेकिन अच्छे से आपको समझ नहीं आएगी। तो अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर मैंने पहले भी आपको बनाई थी ना यहाँ पे, तो ये मैंने बना दी डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि जो ये वाला OH है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो इस कीटोन के पास जाएगा और एडिशन करेगा, तो ये O नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये O नेगेटिव हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही होगा ना, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो इस पर O नेगेटिव चार्ज आ गया और ये पॉजिटिव हो गया। और यहां से क्या होगा, यहां से जो ये OH है, ये H जाकर इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। हेमी एसिटल बताया था मैंने, एल्डिहाइड और कीटोन अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं और हेमी एसिटल बनाते हैं। कीटोन यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो इसको हम कीटल कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, कीटल कहेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन में समझाया। तो अब ये क्या होगा, यहां से निकल जाएगा ये ऑक्सीजन तो यहां आकर जुड़ गया, इस एरो को हटा रही हूं, और ये वाली ऑक्सीजन यहां आकर जुड़ गई तो इसलिए प्लस साइन भी हट गया। ये जो स्ट्रक्चर बनी है, दिस स्ट्रक्चर, ये थोड़ा ब्लैक सा हो गया, आपको शायद ढंग से दिखाई ना दे। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाकर दिखाई है, HOH और ये CH2H, यस, जो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाकर दिखाई है, दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। क्या है ये, साइक्लिक स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज की। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी जो OH है, अगर ये OH राइट साइड पर आता है स्ट्रक्चर में तो हम इसको अल्फा फ्रक्टोज कहते हैं, और अगर लेफ्ट साइड पर आता है तो उसको हम बीटा फ्रक्टोज कहते हैं। तो ये जो अल्फा है और बीटा है, अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बेटा, एनोमर्स कहलाते हैं। ये मैंने आपको ग्लूकोज में भी समझाया था। अल्फा फ्रक्टोज, नोट करेंगे, स्टार लगाएंगे, नोट करेंगे, एक स्टार यहाँ लगेगा, एक स्टार यहाँ लगेगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, लिवोरोटेटरी शुगर होती है, यस, कीटो एक्सोज होता है, यस। अल्फा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज क्या है, एक दूसरे के एनोमर्स हैं। क्या है ये, एक दूसरे के एनोमर्स हैं, राइट। तो चलिए अब हम
इसको अभी तो मैंने आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के दिखाई कि कैसे बनती है, अब मैं इसके एनोमर्स आपको यानी कि अल्फा और बीटा दोनों बनाकर दिखाती हूँ। देखिए ये कार्बन मैंने बनाया, मैंने कहा OH में राइट साइड ले लेती हूँ, इसको मैं क्या करती हूँ OH को राइट साइड, तो थोड़ा इसको और अच्छा दिखाने के लिए CH2OH को यहाँ ले लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। OH अगर राइट साइड है तो CH2OH लेफ्ट साइड है, क्लियर हो गया। ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 1 2 3 4, एक कार्बन ये हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए CH2OH। इसको मैं ऊपर जाकर दिखा देती हूँ, ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका H, यहाँ आपका OH, यहाँ आपका OH, यहाँ आपका H, दिस इज द स्ट्रक्चर। OH क्या आ रही है, राइट साइड पर आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे, अल्फा डी फ्रक्टोज। दिस इज अल्फा डी फ्रक्टोज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है, माइनस का साइन लगा लो, ये क्या दिखा देगा, लीवो रोटेटरी है। अल्फा क्या दिखा रहा है, एनोमेरिक कार्बन पर OH राइट साइड पर है। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि ये जो फ्रक्टोज है वो PPL को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करती है, लेफ्ट साइड को रोटेट कर देती है। कैपिटल D क्या दिखा रहा है कि फारदेस्ट स्टीरियो सेंटर पर जो OH है बेटा वो राइट साइड पर है, और फ्रक्टोज तो फ्रक्टोज है ही। चलिए इसका बीटा D बनाते हैं। बीटा D बनाने के लिए हम OH को क्या करेंगे, लेफ्ट पर लेंगे, और CH2OH को हम राइट पर लेंगे। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, बाकी स्ट्रक्चर बेटा सेम रहेगी। एनोमेरिक जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो केवल, जो एनोमर्स होते हैं वो केवल एनोमेरिक कार्बन पर ही डिफरेंट होते हैं, बाकी उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है। दिस इज बीटा नेगेटिव डी फ्रक्टोज। तो ये देखिए हमने अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज दोनों बनानी सीख ली। जैसे वहां ग्लूकोज में हमने बात करी थी कि जो ग्लूकोज है उसकी एक हावर्थ स्ट्रक्चर होती है, मतलब इसको और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया एक साइक्लिक फॉर्म में। साइक्लिक फॉर्म है ये भी साइक्लिक फॉर्म है। अगर मैं साइक्लिक फॉर्म की बात करूं तो कितने मेंबर की यहाँ पर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, दिखाई दे रही है मुझे, 1 2 3 4 5, जिनमें से 4 तो कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, 5 मेंबर की एक रिंग बनाते हैं, राइट। और ये जो रिंग होती है ना बेटा, जो ये स्ट्रक्चर है, जो रिंग स्ट्रक्चर है इसकी, वो देखने में फ्यूरान जैसी होती है। फ्यूरान एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं इधर से क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर बनाते हैं। फ्यूरान भी एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक, और जो ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वो फ्यूरान जैसी होती है। देखिए मैं फ्यूरान बना के दिखाती हूँ, ये फ्यूरान है, ठीक है। ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है वो पायरन जैसी होती है, इसलिए उसको पायरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट। फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर होती है वो फ्यूरान जैसी होती है, इसलिए इसको फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं। फ्यूरान ई नहीं आएगा, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट। तो बनाए इसकी फ्रक्टो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, तो अल्फा की भी बनाएंगे और बीटा की भी बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। मैं पहले अल्फा को, मैं आपको बार बार एक बात समझाती हूँ, जब मैंने ग्लूकोज पढ़ाया था तब भी समझाया था कि बेटा हेमीएसिटल को बहुत अच्छे से समझो। हेमीएसिटल आपको समझ में आ गया, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर आप बना लोगे। पहले आप 5 मेंबर की रिंग बना लो, ऐसी ही रिंग होगी। हमने कहा ना, भी देखा ना कि 5 मेंबर की बन रही है, एक ऑक्सीजन बन रहा है और बाकी 4 कार्बन है। इन 4 कार्बन पर 1 2 3 4, इन चारों कार्बन पर क्या है, ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, इसलिए इन ग्रुप्स को जोड़ने के लिए मैंने ये वर्टिकल लाइंस लगा दी, ठीक है। पहले मैं अल्फा की स्ट्रक्चर बना रही हूँ, अल्फा की स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो अल्फा में OH राइट साइड पर आएगा, OH राइट साइड पर यानी कि नीचे की तरफ, OH राइट साइड पर, CH2OH ऊपर। ये बात समझ में आ गई, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पर राइट साइड पर यानी कि नीचे क्या आएगा, H आएगा, ऊपर OH आएगा, ऊपर नीचे क्या आएगा, OH आएगा, ऊपर H आएगा। उसके बाद CH2OH ऊपर आएगा और H नीचे आएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा माइनस डी फ्रक्टो फ्यूरानोज। फ्रक्टो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनाई है हमने, ये अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको हेमीएसिटल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गई है तो आप इसको इजीली बना लेंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा,
है ना। आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि मुझे किधर H करना लेकर जाना है, किधर मुझे OH लेकर जाना है ना। अब मैं बात करूंगी बीटा डी स्ट्रक्चर की, और आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर अल्फा डी बेटा बनाना आ गई ना तो बीटा डी बना लोगे, क्योंकि अल्फा और बीटा एक दूसरे के एनोमर है, केवल एनोमेरिक कार्बन पर ही कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, बाकी सब जगह सेम है। एनोमेरिक कार्बन ये कार्बन है 1 2, यहाँ पर जो सेकंड कार्बन है दैट इज एनोमेरिक कार्बन 3 4 5 6। ये जो कार्बन है मैं इसको दूसरे कलर से मेंशन करती हूँ, यस जो ये कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन है, और इस पर ये देखो OH राइट साइड पर है, OH राइट साइड पर है। अब हम इसका क्या बनाते हैं, बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनाएंगे। 5 मेंबर्ड रिंग, ग्रुप्स को लगाने के लिए मैंने वर्टिकल लाइन लगा दी। मैं बना रही हूं यहाँ पर बीटा, बीटा का मतलब है कि OH शुड बी ऑन लेफ्ट साइड, तो ऊपर की साइड OH को लगा दो और CH2OH को नीचे की साइड लगा दो, और बाकी पूरा इधर से कॉपी पेस्ट कर दो। OH H H OH, CH2OH ऊपर की तरफ रखना है H, ठीक है। ये हमारा एनोमेरिक कार्बन है, दिस इज आवर एनोमेरिक कार्बन। OH क्या है, ऊपर की तरफ है, यानी कि लेफ्ट साइड पर है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गई, बीटा नेगेटिव डी फ्रक्टो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया, समझ आ गया आपको ये। तो ये हमने फ्रक्टोज की बात करी, इसके स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूले की बात करी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करी, साइक्लिक रिंग की बात करी, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर की बात करी। एक बात आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो बीटा स्ट्रक्चर होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है कंपैरेटिव टू अल्फा। क्रिस्टलाइन फॉर्म में साइक्लिक फॉर्म में मिलता है आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो जो उसमें बीटा फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है कंपैरेटिव टू अल्फा। तो ये हमने बात करी मोनोसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड की, और मोनोसैकेराइड में किसकी बात करी, ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की। अब हम स्टार्ट करेंगे डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं वो देखते हैं। सैकेराइड होते हैं बेटा वो हाइड्रोलाइसिस पर या फिर एंजाइम की प्रेजेंस में टूट जाते हैं और ब्रेक होकर क्या बनाते हैं, 2 मोनोसैकेराइड बनाते हैं। डाई मतलब 2, यानी कि उसके अंदर 2 यूनिट जुड़ी हुई है मोनोसैकेराइड की, तो हम उसको डाइसैकेराइड कहेंगे। ऐसे अगर ट्राइसैकेराइड है तो उसमें 3 यूनिट जुड़ी हुई है। तो डाइसैकेराइड में क्या बात की हमने कि अगर आप क्या करते हो, हाइड्रोलाइसिस करते हो डाइसैकेराइड की, तो आपको 2 यूनिट मिलती है मोनोसैकेराइड की। तो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े होते हैं एक लिंकेज की हेल्प से, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और बनाते हैं डाइसैकेराइड। तो पहला डाइसैकेराइड पढ़ेंगे हम सुक्रोज, सुक्रोज जिसको हम केन शुगर भी कहते हैं, जो हमें शुगर केन से मिलती है ना। सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब इस सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, जब इस सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ये 1 यूनिट ग्लूकोज की देता है और 1 यूनिट फ्रक्टोज की देता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जनरल फॉर्मूला सेम होता है। ये सुक्रोज थी, इसका हमने हाइड्रोलाइसिस किया तो हमें ग्लूकोज मिली और हमें फ्रक्टोज मिली, ठीक है, हमें ग्लूकोज मिली और हमें फ्रक्टोज मिली। तो जो हमें ग्लूकोज मिली बेटा, जनरली जो ग्लूकोज होती है डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी डी फ्रक्टोज होती है। जो सुक्रोज होती है वो जो नेचर होता है उसका वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है। कैसी होती है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है, यानी कि प्लस साइन होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ये प्लेन पोलराइज राइट को क्या करती है, राइट साइड रोटेट कर देती है, तो हम इसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं। लेकिन जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, जहां पर ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है और जो फ्रक्टोज है वो लीवोरोटेटरी होता है। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ अब आपको, इंपॉर्टेंट है ये। तो जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, जब मैंने ग्लूकोज पढ़ाया था वहां पे भी बताया था, और जो फ्रक्टोज है, जब फ्रक्टोज की बात की थी तो वहां बताया था कि जो फ्रक्टोज है वो लीवोरोटेटरी होता है। इनका स्पेसिफिक रोटेशन, अगर हम स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें, एनसीईआरटी में गिवन है तो आप एक बार देख लीजिएगा, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 52.5 डिग्री। याद करना पड़ेगा, याद कर लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, कम से कम ये पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितना दिया हुआ है, 52.5 डिग्री है। वहीं जो फ्रक्टोज होता है इसका
जो स्पेसिफिक रोटेशन है 92.4 डिग्री है। तो आपको इतना याद रख लेना है कि भाई फ्रक्टोज का ज्यादा है, दिखाई दे रहा है ना भाई, 92 ज्यादा होता है ना कंपैरेटिव टू 52। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट देखें, मतलब कहने का यह है कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि आपने सुक्रोज लिया जो कि 100% क्या था, डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, उससे आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला। ग्लूकोज क्या था, 40% डेक्स्ट्रोरोटेटरी था और फ्रक्टोज 60% लीवोरोटेटरी था। लीवो लिखते थे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो मैं रिजल्टेंट अगर इसका देखूं, मैं इसका रिजल्टेंट देखूं तो जो मिक्सचर होगा डी और एल का, जो मिक्सचर है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर है बेटा, उसमें क्या है, ये चीज ज्यादा है ना, तो 20 ज्यादा हुई ना, तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, लीवोरोटेटरी होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, फुल्ली डेक्स्ट्रोरोटेटरी था सुक्रोज, उसका जो मिक्सचर है, वो जो उसका रिजल्ट आया, जो उसका प्रोडक्ट है, वो हमें क्या देखने को मिल रहा है, वो हमें उसका जो रिजल्टेंट है वो लीवोरोटेटरी देखने को मिल रहा है। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर विल कन्वर्ट इनटू द लीवोरोटेटरी। क्लियर हो रही है बात? डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर किस में कन्वर्ट हो रही है, लीवोरोटेटरी में कन्वर्ट हो रही है। प्लस साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर। और सुक्रोज को हम इसीलिए इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज को हम इसीलिए, जो प्रोडक्ट है, सॉरी सुक्रोज को नहीं, जो सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से जो प्रोडक्ट बना उसको हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। जो ये बनेगी, दीज आर इन्वर्ट शुगर, दिस प्रोडक्ट इज इन्वर्ट शुगर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, इन्वर्जन क्या होता है और इन्वर्ट शुगर क्या होती है। चलिए अब हम यहां समझते हैं। तो 52.5 डिग्री क्या होता है, ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है, और फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, -92.4 डिग्री होता है। तो जो प्रोडक्ट है बेटा, जो प्रोडक्ट है वो कैसा मिलेगा हमें, प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो हमें लीवोरोटेटरी मिलेगा, लीवोरोटेटरी मिलेगा, रोटेटरी। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर कहते हैं, इन्वर्ट शुगर कहते हैं, क्योंकि डी से जो कॉन्फ़िगरेशन है, डी से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो गया है, किसमें, एल में इन्वर्ट हो गया है, प्लस किसमें चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया। तो प्रोसेस को क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर, जिसमें क्या हुआ कि जो शुगर थी वो, उसका जो रोटेशन था पीपीएल के लिए, वो क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। चलिए अब हम इसमें बात करेंगे कि किस तरह की यहाँ बॉन्डिंग होती है, जो दोनों मोनोसैकेराइड हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, वो कैसे जुड़ते हैं। चलिए इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनाई हमने सुक्रोज की, ठीक है, डाइसैकेराइड सुक्रोज की, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए दोनों की बॉन्डिंग कैसे हुई, अल्फा डी ग्लूकोज, अगर मैं बॉन्डिंग पहले हटा रही हूँ, पहले बॉन्डिंग हटा रही हूँ, ये मैंने बनाया अल्फा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे विद द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर। तो यहां से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, तो OH और एक ये H निकल जाएगा, ठीक है, OH और एक H निकल गया, H2O निकल गया, तो सिर्फ एक ऑक्सीजन बची है नीचे। तो ये ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज होगी, ठीक है, ईथरल लिंकेज भी कहते हैं इसको। ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज हो रही है, दोनों यूनिट ऑक्सीजन से जुड़ रही हैं, एंड दिस लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सुक्रोज के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ता है बेटा, एक यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज होती है और एक बीटा डी ग्लूकोज होती है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। तो यहाँ पर लिंकिंग किस किस के बीच में हुई, जो लिंकेज है वो किस किस के बीच में हुई, देखो इसका पहला कार्बन और इसका दूसरा कार्बन, C1 एंड C2, C1 C2 लिंकेज यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। जो ये सुक्रोज होती है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। मैंने आपको बताया था कि जो शुगर होती है उसको हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर शुगर फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस के साथ रिएक्ट कर कर उसको रिड्यूस नहीं कर रही है तो उसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। तो क्यों रिड्यूस नहीं कर रही है,
क्योंकि बेटा इसके जो फंक्शनल ग्रुप हैं, जो CHO है सेकंड कार्बन पर एल्डिहाइड है, सॉरी फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड है ग्लूकोज के अंदर, और फ्रक्टोज के अंदर सेकंड कार्बन पर कीटोन है। दोनों के दोनों क्या है, लिंकेज में इन्वॉल्व हैं, दोनों एक दूसरे के साथ C1C2 लिंकेज बना रहे हैं। तो फ्री CHO एंड CO ग्रुप्स आर एब्सेंट, फ्री CHO एंड CO ग्रुप्स आर एब्सेंट। इसीलिए ये क्या होती हैं, एब्सेंट जरा ठीक से लिख देते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए क्या होती हैं, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, स्टार लगा के लिख लेंगे। इसीलिए जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। ये डाइसैकेराइड में आपके लिए बस इतना काफी है, आपको एक बार ये स्ट्रक्चर देख लेनी है, साथ में आपको ये पढ़ लेना है कि लिंकेज कौन सा हो रहा है, शुगर कौन सी है, रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है। इनफ। अब मैं एक बार आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये सुक्रोज के अंदर, माल्टोज के अंदर, लैक्टोज के अंदर, सबके अंदर प्रेजेंट है। जहां भी दो यूनिट, जहां भी दो मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ रही हैं वाटर के रिमूवल से, उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह रहे हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में लिखेंगे द ईथरल और ऑक्साइड लिंकेज, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है नोट करें, द ईथरल और ऑक्साइड लिंकेज थ्रू which two monosaccharide units are joined together with the removal of small water molecule and form a disaccharide are called glycosidic linkage, right? इतना ही पढ़ना था हमें सुक्रोज के बारे में। अब हम दूसरा डाइसैकेराइड पढ़ेंगे जो कि है माल्टोज। अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं, जनरल फॉर्मूले की बात करूं, तो सेम होता है एज सच, सॉरी C12H22O11। इट इज अ डाइसैकेराइड, यानी कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है। अगर हम माल्टोज का क्या कर दें बेटा, हाइड्रोलाइसिस कर दें, अगर हम माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस कर दें तो हमें 2 यूनिट ग्लूकोज की मिल जाएंगी, 2 यूनिट किसकी मिल जाएंगी, ग्लूकोज की मिल जाएंगी, एंड दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। तो जो माल्टोज है वो किससे जुड़कर बना है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से जुड़कर बना होता है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से जुड़कर बना होता है, राइट। यहाँ पर जो लिंकेज होगी वो कौन सी होगी, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी मैंने बना दी है। अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन एक अल्फा डी ग्लूकोज का दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के चौथे कार्बन के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करेगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे हुई थी कि यहाँ पर बेटा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और दोनों ग्लूकोज यूनिट जुड़ जाएंगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और दोनों ग्लूकोज यूनिट जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर लिंकेज कौन सी है, C1C4, अल्फा 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 है दोनों में, तो अल्फा C1C4 लिंकेज यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो सुक्रोज था वो तो नॉन रिड्यूसिंग था, एंड इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ये वो डाइसैकेराइड है जो कि रिड्यूसिंग होती है। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि वहां पर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, लेकिन जो डाइसैकेराइड है उसमें जो माल्टोज है वो भी रिड्यूसिंग शुगर होती है। रीजन क्या है भाई, पहला और चौथा कार्बन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, लिंकेज में इन्वॉल्व है, लेकिन ये हमारा जो पहला कार्बन है दूसरे वाले इसका अल्फा डी ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है, ये जो CHO ग्रुप है यहाँ पे, ये क्या है, फ्री है। ये फ्री है तो ये रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ये वाला जो एंड है वो रिड्यूसिंग एंड है, इसको मैं कह सकती हूँ रिड्यूसिंग एंड, और इसको मैं क्या कह सकती हूँ, ये नॉन रिड्यूसिंग एंड है। एक तरफ रिड्यूसिंग एंड है, एक तरफ नॉन रिड्यूसिंग एंड है, जबकि जो हमने सुक्रोज बनाया था उसमें दोनों तरफ नॉन रिड्यूसिंग एंड था, इसमें एक तरफ रिड्यूसिंग एंड है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करेगा। तो सुक्रोज में माल्टोज में क्या याद रखना है, 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनी होती है, ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज होती हैं, C1C4 लिंकेज होती है यहाँ पर, एंड इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, राइट। तो C1 और C2 मिलकर क्या बना रहे हैं, C1 और C4 मिलकर क्या बना रहे हैं, डाइसैकेराइड माल्टोज बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारा डाइसैकेराइड है लैक्टोज। लैक्टोज या मिल्क शुगर होता है, इसका जनरल फॉर्मूला सेम है एज सुक्रोज एंड माल्टोज, ठीक है। ये बना होता है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से। तो अगर मैं लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस कर दूं
तो मुझे एक यूनिट मिलेगी बीटा डी गैलेक्टोज की और दूसरी यूनिट मिलेगी बीटा डी ग्लूकोज की, राइट। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे से C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं। तो यहां पर लिंकेज क्या है, बीटा, बोथ आर बीटा ना, तो C1C4 बीटा C1C4 लिंकेज यहां पर प्रेजेंट होती है। ये एक रिड्यूसिंग शुगर भी है, ये देखो ये वाला कार्बन, ये वाला CHO ग्रुप फ्री है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो केवल हमने देखा जो सुक्रोज थी वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं थी, जबकि माल्टोज और लैक्टोज दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर है, ये इसका रिड्यूसिंग एंड है। अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखें तो दोनों एकदम सेम है, डिफरेंस केवल यहां पर आया हुआ है फोर्थ कार्बन पर, फोर्थ पर यहाँ OH ऊपर की तरफ है, OH राइट साइड है और यहाँ पर नीचे की तरफ है, लेफ्ट साइड है। ये वाटर की फॉर्म में निकल गया, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा लिंकेज की वजह से, लेकिन यहाँ पर नीचे की तरफ था। तो जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज होते हैं ना, इनको कहते हैं हम C4 रिपीमर्स। C4 पर बीटा गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर सेम है, केवल फोर्थ कार्बन पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हुई, इसीलिए इनको हम C4 रिपीमर भी कहते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट लैक्टोज। लैक्टोज जो कि एक मिल्क शुगर है, याद रखेंगे। इसके हाइड्रोलाइसिस से आपको क्या मिलेगा बेटा, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम पॉलीसेकेराइड्स की। होते हैं पॉलीसेकेराइड्स, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, लार्ज नंबर ऑफ monosaccharides units joined together through glycosidic linkage। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जब जुड़े होते हैं तो क्या बनाते हैं, वो पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। तो अगर हम पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें वहां पे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड मिलेंगे, बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलेंगे। तो पॉलीसेकेराइड कौन कौन से पढ़ेंगे हम, स्टार्च की बात करेंगे, ग्लाइकोजन की बात करेंगे और सेलुलोज की बात करेंगे। तो पहला है हमारा स्टार्च। स्टार्च प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है ना बेटा, वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। जो स्टार्च है ये 2 कंपोनेंट सेकेराइड है, 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक कंपोनेंट होता है इसका अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज है ये वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है इसका, और जो अमाइलोपेक्टिन है वो वाटर इनसॉल्युबल पार्ट होता है। अमाइलोज स्टार्च का 15 से 20% पार्ट बनाता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन 80 to 85% कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टार्च को। 80 to 85% जो स्टार्च है वो किसका बना होता है, अमाइलोपेक्टिन का बना होता है। जो ये हमारा अमाइलोज होता है वो लॉन्ग अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल ऐसे सीधी स्ट्रक्चर होती है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर होती है। जबकि जो हमारा अमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच्ड चेन पॉलीमर होते हैं, ये ब्रांच चेन पॉलीमर होते हैं। अमाइलोज के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और C1C4 लिंकेज बनाता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन के अंदर भी अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, लेकिन स्ट्रेट चेन के अंदर C1C4 लिंकेज होती है, और जहां पर ब्रांचिंग होगी बेटा वहां पर C1C6 लिंकेज होती है। ये हमने स्टार्च की बात करी। तो स्टार्च में आपको क्या याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, प्लांट्स के अंदर। तो ये प्लांट का कार्बोहाइड्रेट है। 2 कंपोनेंट से बना है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। मेन ये क्या देता है हाइड्रोलाइसिस के बाद स्टार्च, अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि दोनों ही यूनिट किसकी बनी होती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज की बनी होती हैं। जो सीधी चेन है उसमें जितनी भी लिंकेज होंगी, जितनी भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो वाया C1C4 होंगी, और जहां भी ब्रांचिंग होगी नीचे की तरफ ये आएगा, तो ये जो लिंकेज होगी बेटा, ये जो लिंकेज होगी वो क्या होंगी, C1C6 लिंकेज होगी। ठीक है, तो 2 तरह की लिंकेज आपको अमाइलोपेक्टिन में मिलेगी क्योंकि वो ब्रांच होता है, और अमाइलोज क्या है, वो स्ट्रेट चेन है, तो उसमें एक ही टाइप की लिंकेज मिलेगी, दैट इज C1C4। अगला हमारा पॉलीसैकेराइड है सेल्यूलोज। ये जो सेल्यूलोज होता है इसका नाम आपने 9th क्लास में जब प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस किया था ना, वहाँ पे पहला जो डिफरेंस था बेटा यही पढ़ा था कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है ना। तो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है
प्लांट की जो सेल वॉल है उसको बनाता है ये। साथ ही एक स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड होता है, स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है, लेकिन यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज मिलता है इसके हाइड्रोलाइसिस पर। ये बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है, याद रखेंगे। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज से बना है, सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से बना है, और लिंकेज यहाँ पर भी C1C4 लिंकेज होती है। नेक्स्ट हमारा पॉलीसेकेराइड है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? जब हम ग्लूकोज इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को लेते हैं, तो ग्लूकोज डाइजेशन के बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज क्या हो जाती है? हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जब हमें जरूरत होती है तो एंजाइम इस ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देते हैं और ग्लूकोज हमें मिल जाती है। इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट वो क्या है? ग्लाइकोजन है। इसको हम एनिमल स्टार्च कहते हैं, क्योंकि एनिमल के अंदर ये स्टोर हुआ। और स्टार्च जैसी इसकी स्ट्रक्चर क्या है? स्टार्च की तरह ही, जैसे स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन होता है वैसे ही ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए हम इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। एमाइलोपेक्टिन की तरह ही ये ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड होता है। ये एमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा ब्रांचिंग यहाँ पर होती है, एक्सटेंसिवली ब्रांच पॉलीसेकेराइड है। और इसके अंदर क्योंकि एमाइलोपेक्टिन जैसा है तो ये भी किसका बना हुआ है? अल्फा डी ग्लूकोज का बना हुआ होता है। C1C4 और C1C6 यहाँ पर लिंकेज होती हैं, और ये प्रेजेंट होता है हमारे लीवर में, मसल्स में और ब्रेन के अंदर। तो ये हमने बात करी पॉलीसेकेराइड्स की। मोनोसेकेराइड हम पढ़ चुके हैं, डाइसेकेराइड पढ़ चुके हैं, और पॉलीसेकेराइड भी हमने कवर कर ली है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, फिर बचा हमारा विटामिन्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम। तो ये सब हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।